सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है यूरिन होल्ड ना कर सकना, बार बार यूरिन आना, यूरिन पास करने में जलन, ठीक है ना। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है। कई बारी तो पेशाब में इन्फेक्शन होता है, प्राइवेट पार्ट्स की स्किन में क्रैक्स आ जाते हैं जो कि हमें बाहर नजर भी नहीं आते। माइक्रोस्कोपी स्किन इतनी पतली हो जाती है, वहाँ पे इरिटेशन होनी शुरू हो जाती है। बेसिकली तो ये हार्मोन्स कम होने के कारण है। गायनिकोलॉजिकल हार्मोन्स हैं, ईस्ट्रोजन वगैरह जो कम होते हैं, उनका सेम इफेक्ट होता है जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला पैसेज है और साथ ही में यूरिनरी पैसेज, उन पे एक ही तरह के चेंजेस आते हैं मेनोपॉज के बाद। जेनिटल ट्रैक्ट के सिम्टम्स और यूरिनरी ट्रैक्ट के सिम्टम्स अक्सर एक साथ हो जाते हैं। नमस्कार, सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। सबसे पहले गुजारिश, सेहतनामा को सब्सक्राइब जरूर करिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। मेनोपॉज से रिलेटेड एक और टॉपिक पर आज बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये भी कहना चाहूँगी कि मेनोपॉज से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस इस चैनल में आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ भी क्लिक कर सकते हैं। और आज बात मेनोपॉज के बाद यूरिन की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, इन्फेक्शन की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, क्यों ऐसे होता है, इलाज क्या है। डॉक्टर लवलीन सोटी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। सो अब आज हम बात करने जा रहे हैं मेनोपॉज के बाद यूरिन की प्रॉब्लम या इन्फेक्शन की प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती है। तो किस तरह की समस्याएं लेकर आपके पास महिलाएं आती हैं? राजेंद्र, देखो, यूरिन की प्रॉब्लम और प्राइवेट पार्ट्स में इरिटेशन की प्रॉब्लम तो बहुत ही कॉमन है और अनफॉर्चुनेटली हमारी बहुत सारी महिलाएं इस बात को बताती नहीं है। खुद ही कोई अपनी लोकल ट्रीटमेंट लगा लिया, ये नारियल तेल लगा लिया या कुछ होम रेमेडीज करते रहते हैं जिनसे उनको बहुत फ़ायदा होता नहीं है। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है यूरिन होल्ड ना कर सकना, बार बार यूरिन आना, यूरिन पास करने में जलन, ठीक है ना। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है। कई बारी तो पेशाब में इन्फेक्शन होता है और कई बारी इन्फेक्शन नहीं होता क्योंकि उनके प्राइवेट पार्ट्स की स्किन में क्रैक्स आ जाते हैं जो कि हमें बाहर नजर भी नहीं आते। माइक्रोस्कोपी स्किन इतनी पतली हो जाती है, वहाँ पे इरिटेशन होनी शुरू हो जाती है। और जो ये हार्मोन्स, बेसिकली तो ये हार्मोन्स कम होने के कारण है। और जो गायनिकोलॉजिकल हार्मोन्स हैं, ईस्ट्रोजन वगैरह जो कम होते हैं, उनका सेम इफेक्ट होता है जो जेनिटल पैसेज है, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला पैसेज है, और साथ ही में यूरिनरी पैसेज, उन पे एक ही तरह के चेंजेस आते हैं मेनोपॉज के बाद। इसीलिए इसको जेनिटो यूरिनरी सिंड्रोम ऑफ मेनोपॉज भी कहते हैं, जहाँ पे जेनिटल ट्रैक्ट के सिम्टम्स और यूरिनरी ट्रैक्ट के सिम्टम्स अक्सर एक साथ हो जाते हैं। तो उसमें जैसे कि मैंने बोला कि यूरिन रोका नहीं जाता। अक्सर बड़ी उम्र में लेडीज़ को फटाफट बाथरूम के लिए भागना पड़ता है, जब आई इतनी ज़ोर से आता है निकल भी जाता है, उनको इस तरह की दिक्कत आती है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, कई बारी वो हाथ में आर्थराइटिस हो गया या स्लोनेस हो जाती है, कई बारी अपने कपड़े खोलने से पहले यूरिन निकल गया, या खांसी के साथ, छींक के साथ यूरिन निकल गया। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स यूरिन की आती है। या फिर कुछ भी नहीं होता तो प्राइवेट पार्ट्स में इरिटेशन, जलन, ड्राइनेस, इस तरह की प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। सो इसकी वजह सिर्फ मेनोपॉज होता है? मेनोपॉज के दौरान जो हार्मोन्स बनने बंद हो जाते हैं, वही वजह होती है? कुछ और भी वजह होती है? वजह यही होती है कि हार्मोन्स कम हो गए तो उससे ड्राइनेस हो गई, स्किन थिन हो गई, फिर उसमें इन्फेक्शंस भी हो जाते हैं। तो यही कारण होता है। अब इलाज पे बात करें। हाँ, इलाज पे पहले तो हमें एक बार ये देखना ज़रूरी है कि इन्फेक्शन, मतलब ड्राइनेस और थिनिंग ऑफ द स्किन, एट्रोफी बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, वो तो हो ही गई, पर उसके अलावा उसके ऊपर इन्फेक्शन है कि नहीं ये देखना ज़रूरी है। इसके लिए एक प्रॉपर चेकअप कराना ज़रूरी है। तो वो प्रॉपर चेकअप गायनेकोलॉजिस्ट से करा के, अगर इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन की दवाई दी जाती है, वजाइनल इन्फेक्शन है तो उसकी, यूरिन इन्फेक्शन है तो उसकी, और वो प्रॉब्लम फिर बार बार ना आए उसके लिए जो है कई बारी हम लोग लोकली वजाइना में अप्लाई करने के लिए ईस्ट्रोजन क्रीम्स दे देते हैं। वो कुछ टाइम के लिए, जैसे हफ्ता 10 दिन तो लगातार लगानी होती है, फिर उसके बाद 2-2, 3-3 दिन छोड़ के, ऐसे महीने 1.5 महीने का कोर्स करा के जब पेशेंट कंफर्टेबल होता है तो फिर हम बंद कर देते हैं। या मतलब जब प्रॉब्लम हुई तब लगा ली, हफ्ते में 1 बार, हफ्ते में 2 बार, 2 हफ्ते में 1 बार, मतलब फ्रीक्वेंसी कम करते रहते हैं और पेशेंट कुछ महीने लगा के छोड़ देते हैं। और फिर कभी प्रॉब्लम हो तो उसको फिर से रिपीट भी किया जा सकता है। मतलब ये बार बार प्रॉब्लम हो सकती है? जी, क्योंकि हार्मोन्स तो कम ही रहेंगे तो ये प्रॉब्लम बार बार आ सकती है
और जिनको बार बार यूरिन इन्फेक्शन होता है उनको फिर हम लोग कुछ और दवाइयाँ भी देते हैं, जैसे कि क्रैनबेरी एक्सट्रैक्ट रहता है, उसके कैप्सूल या टैबलेट्स या पाउडर के सैशे होते हैं, जिनको हम उनको बोलते हैं कि आप रेगुलरली पीते रहें। या फिर एंटीबायोटिक्स होते हैं, लो डोज एंटीबायोटिक्स जो है उनको दे देते हैं लंबे टाइम के लिए खाने के लिए। और ये जो बार बार यूरिन की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, उसका भी फिर इलाज होता है? बार बार प्रॉब्लम तो वही है कि लंबे टाइम के लिए कई बार यूरिनरी कोई एंटीबायोटिक वगैरह भी लंबे टाइम के लिए चलाने की ज़रूरत पड़ सकती है। या फिर कई बार और प्रोसीजर्स होते हैं, सिस्टोस्कोपी, जो यूरिन ब्लैडर के अंदर दूरबीन डाल के चेक करते हैं कोई और प्रॉब्लम ना हो, है ना। कई बार हम लोग सोचते हैं ये है सब मेनोपॉज के कारण, लेकिन कारण कोई और होता है। जैसे कि ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, यूरिन ब्लैडर की कैपेसिटी कम हो जाती है। इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस कहते हैं, जहाँ पे अंदर की ब्लैडर की वॉल इन्फ्लेम हो जाती है कुछ और अन्य कारणों के लिए, तो फिर वो यूरोलॉजिस्ट जो है डॉक्टर्स वो उसको ट्रीट करते हैं। तो आप अगर जिनको ईचिंग की प्रॉब्लम हो रही है या ये इन्फेक्शन लग रहा है या यूरिन बार बार आ रहा है, तो ज़रूर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कई बार जैसे हमने शुरुआत में भी बात की कि नारियल का तेल लगा लिया, महिलाओं को लगता है उससे ठीक हो जाएगा या थोड़ी सी राहत मिलती भी होगी। तो अगर इसे नज़रअंदाज किया जाए, ना ठीक कराया जाए, तो उसके क्या नुकसान है? देखो, वो फिर प्रॉब्लम बढ़ते बढ़ते बढ़ जाती है फिर वो इन्फेक्शन, और उनको जब हम लोग फाइनली ट्रीट करेंगे, उनको ट्रीट करना उतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। खास करके जो डायबिटिक्स होते हैं, मुझे ये ज़रूर मेंशन करना चाहिए कि जिनकी शुगर अनकंट्रोल रहती है, उनमें फिर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होने के कारण दिक्कत हो जाती है। तो शुगर, जिनको डायबिटीज़ है, उनको शुगर कंट्रोल करके रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि उनको यूरिन इन्फेक्शन ना हो, वजाइनल इन्फेक्शन ना हो। और कुछ एक और भी रेमेडीज़ कह लीजिए या प्रिकॉशंस कह लीजिए, जैसे कि पानी पीते रहें। अक्सर क्योंकि यूरिन की प्रॉब्लम होती है, यूरिन होल्ड करना मुश्किल होता है, तो लेडीज़ जब कहीं बाहर निकलती हैं घर से, उनको होता है कि हम पब्लिक टॉयलेट ना यूज़ करें, तो पानी भी कम पीती हैं, यूरिन भी होल्ड करके रखती हैं, यूरिन रोक के रखती हैं, ताकि पब्लिक टॉयलेट ना यूज़ करना पड़े। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यंग एज में भी, बड़ी उम्र में भी, कि यूरिन जो है पानी कम पीना। और जब हम ट्रैवल करते हैं, स्पेशली एयर ट्रैवल या एयर कंडीशनड में हम लोग ट्रैवल करते हैं, तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन होती है, तो उस समय पानी भी ज़्यादा पिए और यूरिन भी होल्ड करके ना रखें। यूरिन रोक के रखना और पानी कम पीने से अक्सर इन्फेक्शन फिर दोबारा हो जाता है। कुछ टिप्स आप वो महिलाएं जो 45-50 की हैं और मेनोपॉज हो चुका है और उसके बाद इस तरह के यूरिनरी इन्फेक्शन या प्राइवेट पार्ट्स में कुछ ईचिंग या और प्रॉब्लम से जूझ रही, उनके लिए कोई टिप्स देना चाहें? हाँ जी, तो एक तो जैसे मैंने कहा कि शुगर वगैरह है तो कंट्रोल करके रखो, अपने प्राइवेट पार्ट्स को क्लीन रखो, पानी खूब पियो। रात को अगर उठ के वॉशरूम जाने में दिक्कत होती है, तो उसके लिए 7 बजे के बाद शाम को पानी कम कर दो, पर दिन में तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है कहीं है। अच्छा, जो बहुत ज़्यादा ओल्ड लेडीज़ होती हैं, उनके लिए हम लोग ये भी बोलते हैं कि जो भी कोई नाड़ा वगैरह पहनते हैं सलवार में, उसके बजाय पजामा इलास्टिक वाला कुछ ऐसा पहन लें, क्योंकि वॉशरूम पहुँचते-पहुँचते जो यूरिन निकल जाता है नाड़ा खोलने में, पॉट पे बैठने में, वो प्रॉब्लम के लिए इट इज़ अ वेरी वेरी प्रैक्टिकल सजेशन कि रात के कपड़ों में इलास्टिक वाला ही होना चाहिए, या जो बेडरिडन है, घर से बाहर नहीं निकलते, उनको दिन में भी वो चीज़ बहुत काम आती है। और जो कुछ तो नारियल तेल वगैरह से तो हो ही सकता है, बाकी कुछ वजाइनल मॉइस्चराइजर्स भी अवेलेबल होते हैं ओवर द काउंटर, या इवन आप इंटरनेट से जो शॉपिंग करते हैं उन पे भी वजाइनल मॉइस्चराइजर स्पेसिफिक होते हैं जो कि अवेलेबल होते हैं। क्योंकि हार्मोनल ट्रीटमेंट तो बिना डॉक्टर से, गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट किए बगैर नहीं लगाना चाहिए, नहीं यूज़ करना चाहिए, लेकिन वजाइनल मॉइस्चराइजर्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात जो है, अक्सर लेडीज़ को प्रॉब्लम आती है इंटरकोर्स करने में, पेन होने लगती है, दिक्कत आती है, उसके लिए भी अगर वजाइनल मॉइस्चराइजर्स यूज़ करें या फिर वजाइनल लुब्रिकेंट्स इंटरकोर्स के टाइम ही यूज़ करें, तो उससे भी दिक्कत कम हो जाती है। या फिर जैसे कि हार्मोनल हमारी ईस्ट्रोजन क्रीम्स हैं, उनके साथ भी वो प्रॉब्लम भी काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाती है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जितना ज़्यादा लंबा गैप होता जाएगा इंटरकोर्स में, उतना वजाइना नैरो होता जाता है, उतनी ज़्यादा फिर इंटरकोर्स में तकलीफ होती जाती है। फिर वो एक साइकिल बन जाता है, तकलीफ ज़्यादा होती है इसलिए इंटरकोर्स के लिए मन नहीं होता, उससे फिर वो परेशानी और बढ़ जाती है। तो अपने कंफर्ट जोन में रह के एक रेगुलर इंटरकोर्स भी होना
ही इस प्रॉब्लम को प्रिवेंट करता है, क्योंकि इंटरकोर्स के टाइम ब्लड फ्लो भी बढ़ जाता है वजाइना में। तो इट इज़ हेल्दी टू हैव इंटरकोर्स एज लॉन्ग एज अ वुमन कैन, मतलब जब तक उसकी कैपेसिटी है, जब तक वो कंफर्टेबल है, चाहे वो लुब्रिकेंट्स या कुछ और यूज़ करके करे, बट उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर डॉक्टर्स की सलाह से ये लुब्रिकेंट्स और मॉइस्चराइजर्स यूज किए जाए तो बेटर है? तो बेटर है। नहीं, मॉइस्चराइजर्स लुब्रिकेंट्स तो ओवर द काउंटर भी यूज़ हो सकते हैं, लेकिन हार्मोनल क्रीम्स लिमिटेड टाइम के लिए और डॉक्टर की सलाह के बगैर नहीं। और जिनको प्रॉब्लम आती है, जैसे छींक के साथ या खांसी के साथ यूरिन निकल जाता है, तो उनके लिए पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज या केगल्स एक्सरसाइजेज कहते हैं, जिनमें कि आप कभी डॉक्टर के पास, गायनेकोलॉजिस्ट के पास वो लोग विजिट करें तो वो बता देते हैं एग्जैक्टली डेमोन्स्ट्रेट करके कि कैसे करना चाहिए। तो उसमें फिर वो यूरिन को रोकने के लिए जो मसल्स होते हैं पेरिनियम में, उनको टाइट करने की विधियां होती हैं। हाँ। नहीं तो फिर अगर किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो फिर मेडिसिनल ट्रीटमेंट भी होता है, दवाइयों से, गोलियों से। और कुछ भी ना हो तो फिर कुछ सर्जिकल प्रोसीजर्स भी हैं जिसके साथ यूरिन का कंट्रोल इम्प्रूव हो सकता है। इलाज ज़रूर कराना चाहिए, बजाय कि आप इस प्रॉब्लम के साथ अपने सालों जीते रहें। बिल्कुल, जूझते रहें, अकेले घुट-घुट के जीते रहें, उससे बेटर है कि आप कंसल्ट कीजिए, इन सब प्रॉब्लम्स का इलाज है।